नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि हमें थोड़ी सी चिंतित करती है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। हो क्या रहा है इस समय पे ना, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही तेजी से गिरा है और इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी कि हमें जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न बन गया है, चिंता का विषय बन गया है। तो चलिए हम इस पे विस्तार से बात करते हैं। ऐसे महानुभाव जिन्हें बिल्कुल कुछ भी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता है कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि जब भी कोई भी कंट्री अपने यहाँ से कोई भी माल, मान लीजिए हम जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज बनाते हैं उनको बेचते हैं कहाँ पे, दूसरे देशों को। तो अगर हमारे गुड्स और सर्विसेज कहाँ जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। तो विदेश में जब हमारे गुड्स और सर्विसेज जाएंगे तो वहां से हमें बदले में क्या मिलेगा, डॉलर। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। वहीं पे अगर हम विदेशों से कुछ माल खरीद रहे हैं, हमको विदेशों से कुछ माल हमें खरीदना पड़ रहा है अपने घर में, तो क्या होगा, हमें डॉलर उनको देना पड़ेगा। जब डॉलर हम देंगे तभी तो वो हमें सामान देंगे, तो इसको कहा जाता है इंपोर्ट। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। यानी कि ट्रेड डेफिसिट या तो हमें होगा या फिर उनको होगा। ट्रेड डेफिसिट उनको होता है जो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर ट्रेड डेफिसिट 30% से ज्यादा हो जाता है किसी भी कंट्री के साथ तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट से होता क्या है कि हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होने लगता है। तो आप कहोगे सर कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर। हम कहे बिल्कुल। जब डॉलर हमारे यहाँ पे 50% का जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो हम बिल उनका चुका कैसे रहे हैं कि डॉलर तो हमारा अभी तक खत्म हो जाना चाहिए। जी नहीं, खत्म इसलिए नहीं हुआ हमारा डॉलर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें और जो एक्स्ट्रा धन है ना डॉलर के रूप में, वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे प्राप्त होता है। और विदेश में जो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू क्या, रिमिटेंसेस प्राप्त होता है। और जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, आप देखे होंगे कभी आगरा में, तो कभी दिल्ली में, कहीं दूसरी जगहों पे, या फिर खजुराहो में गोरे गोरे लोग घूमते रहते हैं छोटा छोटा बैग लिए, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए। तो वो लोग टूरिस्ट कहलाते हैं। वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं और डॉलर वो लेकर के आते हैं अपने देश से, और यहाँ पे उसको एक्सचेंज करके इंडिया की करेंसी लेते हैं। तो वो उस तरीके से भी डॉलर आता है। सुंदर पिचाई जैसे लोग जो कि विदेश में चले गए हैं, काम कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग जो विदेश में जाकर के काम करते हैं और उनकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो वो अपने फैमिली को क्या करते हैं, डॉलर भेजते हैं, डॉलर सेंड करते हैं। उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। साथ ही साथ एफडीआई जिसको कहा जाता है, यानी कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, अपने प्लांट्स लगाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, तो उसको एफडीआई कहा जाता है। उसके थ्रू भी हमारी कंट्री में क्या होता है, डॉलर आता है और डॉलर इंक्रीज होता है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। न्यूज ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो एक्सपोर्ट 16.7% घट गया है अक्टूबर के महीने में। अब अक्टूबर के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना ज्यादा एक्सपोर्ट का अचानक से घट जाना हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। चिंतित हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट घटा ही नहीं है बल्कि इंपोर्ट बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। और इस इंपोर्ट के बढ़ जाने की वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग लगभग 50% तक हो गया है। ट्रेड डेफिसिट के 50% हो जाने का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम 10 रुपए का सामान सामने वाले से खरीद रहे हैं तो बेच मात्र 5 रुपए का रहे हैं। तो इस वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो 50% हो गया। तो अगर इस तरह ये ट्रेड डेफिसिट हमारा इंक्रीज होता रहा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगेगा, और डॉलर के कंपैरिजन में हमारा रुपए का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। वो अभी देखिए, अभी 80 रुपीज के आसपास हमारा एक डॉलर के बराबर 80 रुपये चल रहा है। एक डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपए। अब ये एक डॉलर जो 80 रुपए है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया घट गया। जैसे ही जैसे कोई भी देश की करेंसी कमजोर होती चली जाती है वो उस देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्यादा कीमत चुकानी होती है सामने वाले से सामान खरीदने के लिए। ओके, तो हमें देखना यह है कि हम कैसे अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। हमारा
जो ये एक्सपोर्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है उसके बहुत से कारण हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आंकड़ों को ध्यान देते हैं मंथ बाय मंथ। तो हम अगर अप्रैल 2022 की बात करें तो अप्रैल 2022 में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 40.1 बिलियन डॉलर का था। अब ये आंकड़े बिलियन डॉलर में हैं, ओके। तो 40.1 बिलियन डॉलर का जो हमारा क्या था, एक्सपोर्ट था, वहीं हमने अप्रैल में इंपोर्ट कितना किया था, इंपोर्ट किया था 60.2 बिलियन डॉलर का। आप समझ लीजिए 20 बिलियन डॉलर का इसमें डिफरेंस है, वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करें जुलाई महीने की, तो जुलाई में हमने 36.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, और जो इंपोर्ट किया था जुलाई में वो 66 बिलियन डॉलर का। यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रेड डिफिसिट लगभग 30 बिलियन डॉलर का था। और इस सितंबर मंथ की बात करें तो हमने मात्र 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और 61.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर लिया है। तो इन सभी आंकड़ों को देख के ये पता चलता है कि हम कंटिन्यूअसली इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट को बहुत ही तेजी से कम कर रहे हैं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो अप्रैल से अगस्त के बीच में हमने 160.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कितना किया, 218 बिलियन डॉलर। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथ ही साथ अप्रैल से अगस्त क्वार्टर की बात करें तो ये 193.5 बिलियन डॉलर का हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और 318 बिलियन डॉलर का हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है। अब इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा इंपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट बहुत तेजी से डिक्रीज हो गया है। अब आप कहोगे सर चाइना में तो लॉकडाउन है, चाइना में जब लॉकडाउन है तो इस समय पे चाइना से तो उतना ज्यादा माल विदेश में सप्लाई हो नहीं रहा है, तो फिर भारत के लिए मौका है ना कि अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करिए। रसिया को भी आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हो क्योंकि वो वेस्ट से सामान ले नहीं पा रहा है। तो आप फिर दिक्कत कहां पे आ रही है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि आखिर कहां पर दिक्कत आ रही है, क्यों हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफी तेजी से डिक्रीज हो गया है, क्यों हमारा एक्सपोर्ट काफी तेजी से घट गया है। और ये हमारे लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे फर्क नहीं डालता, बल्कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले इसकी वजह से कमजोर हो जाएगा। और डॉलर के मुकाबले जब हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा एक एम्बिशन है ना, क्या, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, तो उस सपने को भी हमारा वो सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बनना तो चाहते हैं कि एक्सपोर्टर कंट्री, नेट एक्सपोर्टर, लेकिन हम नेट इंपोर्टर बन गए हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखिए अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स में डिक्लाइन आया है, तो इंजीनियरिंग गुड्स में 21.26% का डिक्लाइन आया है, यानी कि घटोत्तरी हुई है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 21.56%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 11.28%। तो दिक्कत क्या है ना, देखिए दिक्कत यह है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से डिक्रीज हो गई है। उन प्रोडक्ट्स की डिमांड घटने की वजह से हमको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें जो बिलियन डॉलर में है, तो हम 2000 FY18 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 18 की, तो उसमें हमने एक्सपोर्ट कितना किया था, 303.5 बिलियन डॉलर का, जबकि हमारा इंपोर्ट 465.6 बिलियन डॉलर का था। यानी कि यहाँ पे हमें लगभग 160 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ था, 162.1 बिलियन डॉलर का। वहीं पे हम FY19 की बात करें तो हमने 330.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और 514.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। यानी कि हमें ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ, 184 बिलियन डॉलर का। हालांकि FY20 और FY21 में ये ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ था, कम हुआ था। क्यों? क्योंकि ये दोनों ईयर्स वो हैं जब हमारे यहाँ पे या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ था, कोविड का पैंडेमिक आया हुआ था। तो कोविड पैंडेमिक में डिमांड के कम हो जाने की वजह से हमने इंपोर्ट भी काफी कम किया था। हमारा इंपोर्ट कम हो जाने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी हद तक कम हो गया था, ओके। लेकिन फिर से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। FY22 की बात करें तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, जो हमारा FY22 था, तो FY22 में हमने
बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, वहीं पे 589 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर लिया, तो हमें ट्रेड डेफिसिट 188.2 बिलियन डॉलर का हो गया। अगर हम FY21 से इसको कंपेयर करें तो ये लगभग लगभग 90% है। 90% हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। हमें सिर्फ 102.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ था FY21 में, जो बढ़ करके 188.2 हो गया है FY22 में। तो बहुत ही ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से ये ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके कारणों की अगर हम बात करें तो इनके कारणों पर अगर ध्यान दिया जाए तो जो मेन मुद्दा निकल के आता है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है ना, पूरी दुनिया में इस समय पे पीक पे है। जो भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उन सभी जगहों पे क्या है, फ्रांस जैसी कंट्रीज में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब जब इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ गया तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो भी लग्जरी गुड्स है ना, लग्जरी गुड्स को वहां के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि भारत क्या करता है, भारत विदेशों में लग्जरी गुड्स ज्यादा सेल करता है, हमारे यहाँ से लग्जरी गुड्स ज्यादा जाते हैं उनके यहाँ पे। तो इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफी डिक्रीज हो गया है। और साथ ही साथ चाइना में भी डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो आप कहोगे सर चाइना में डिमांड को डिक्रीज होने का मतलब क्या है, चाइना से तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना को कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम चाइना को कुछ चीजें बेचते भी हैं। क्योंकि वहां पे डिमांड कम हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और हमारा एक्सपोर्ट वो घट गया है। यूरोपियन यूनियन भी स्लो डाउन से गुजर रहा है, वहाँ पे रिसेशन आ चुका है। रिसेशन आ जाने की वजह से लोग जो हैं वो, मतलब रिसेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डिमांड का कम हो जाना। और जब किसी भी कंट्री की डिमांड कम हो जाती है तो वहाँ की परचेजिंग पावर घट जाती है। जब वो परचेजिंग पावर घट गई तो वो हमसे सामान खरीदेंगे ही नहीं। जब हमारा माल बिकेगा ही नहीं तो हमारा एक्चुअल सी बात है कि हमारे एक्सपोर्ट में कमी आनी है और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे दिखने वाला है। साथ ही साथ फियर है कि यूएस में स्लो डाउन आ सकता है। जिस तरीके से मंदी जिसे कहा जाता है, तो उस मंदी के आने का डर है यूएस में। और रसिया यूक्रेन का वॉर, जो रसिया यूक्रेन का वॉर है ना, रसिया यूक्रेन वॉर में हम रसिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहर बांध रहे हैं। रसिया यूक्रेन वॉर में हमने बहुत ज्यादा भर भर के तेल खरीदा है, कहां से, रसिया से, जबकि हमने एक्सपोर्ट बहुत ही कम किया है रसिया को। तो इस वजह से भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया है। अब आप कहोगे कि सर समस्या तो बता दिए, कुछ समाधान भी बताते जाइए। जी हाँ, हम समाधान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लें कि हमारा देश जो है ना, यानी कि भारत, भारत में भी महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं है। जो आरबीआई का वो है कि 4+-2, यानी कि जो महंगाई का आंकड़ा है, सीपीआई, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा कंट्री में आरबीआई के अनुसार 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। 2 से अगर 6% के बीच में है तो ठीक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 से 6% के बीच में रहे तो ये मॉडरेट माना जाता है आरबीआई के अनुसार, ये ठीक है 2 से 6% के बीच में। हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे जो सितंबर का मंथ था वहां पे हमारा सीपीआई 7.4% था। अब ये सीपीआई 7.4% यानी कि 6% से ज्यादा। तो आरबीआई का जो एक वो है, मतलब कि इतने से 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, आरबीआई फेल रही है क्या करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को उस लेवल पे 2 से 6% के बीच में रखने में फेल हो गई है। इस वजह से भी बहुत सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर हम महंगाई दर की बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, तो जनवरी में 6.1%, फरवरी में और बढ़ा, मार्च में और बढ़ के 6.95 हो गया, अप्रैल में 7.79%। आप ये देखिए लगभग लगभग 8% तक इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ के पहुंच चुका था इंडिया का अप्रैल के मंथ में। फिर वो थोड़ा सा घटा है, मई में 7%, जून में 7%, जुलाई में 6.7%, अगस्त और सितंबर में फिर से ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो गया है। तो ये सब चीजें, जो महंगाई का आंकड़ा है, ये भी बहुत हद तक किस चीज को, हमारे एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो बहुत सी चीजें हैं ना, अब देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल की जो बात हो रही है, पॉजिटिव सिग्नल यानी कि इसकी समस्या का समाधान जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है। हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। और डोमेस्टिक डिमांड बताया ये जा रहा है कि वो जो विदेशों में दिक्कत हुई है, विदेशों में हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, वहां पे डिमांड कम हुई है, उसको ओवरकम कर देगा हमारा डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन ये हमारे लिए सही बात नहीं है, क्योंकि
हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्रिवन कंट्री नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री बनना है। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है और पूरी दुनिया को सप्लाई करना है। हमें देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नीड है किसी भी कंट्री की, लग्जरी नहीं बल्कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, उन चीज़ों को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि वो सब चीज़ें तो लोग खरीदें ही खरीदें, चाहे महंगाई हो या फिर कुछ भी हो। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात की जा रही है ना, तो बताया ये जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल की वजह से जिस तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमको एक थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। यानी कि एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो फिजिकल ईयर 22-23 है, वो उसमें जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 6 लाख करोड़ को टच कर चुका है, यानी कि टच करने वाला है। तो अगर ये 6 लाख करोड़ का हमारे यहाँ पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर आता है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और रोजगार के साधन निकलने के साथ साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक सपना है वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें किसकी, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ये मानना है कि जो प्राइवेट कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और 6 लाख करोड़ को टच करने वाला है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इंटरनल डिमांड्स की से भी हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जब एक्सपोर्ट की बात होती है ना, तो एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में डिक्रीज हुआ है, बल्कि और भी कंट्रीज में डिक्रीज हुआ है। अगर हम वियतनाम जैसे कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने 4.5% का क्या किया है, ग्रोथ दर्ज किया है, उनके यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। फिलीपींस की बात करें तो अक्टूबर के महीने में 20% का एक्सपोर्ट वहाँ पे बढ़ा है। लेकिन इंडिया और फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज को कंपेयर करना अलग चीज है। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज्यादा उनसे डिफरेंस रखते हैं और साथ ही साथ जियो पॉलिटिक्स में हमारा और उनका बहुत डिफरेंस है। हम जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और रसिया के साथ निभाने की भी कोशिश करते हैं। चाइना से हमारे टेंशंस बने हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी नीतियों को इस तरीके से, इकोनॉमिक नीतियों को इतना बेहतर बनाएं कि आने वाले समय में हम डिमांड ड्रिवन नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री बन जाएं, पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करें। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे लिए इसमें चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 561 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ है। ये 2 दिसंबर के वीक तक की बात है और ये कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने ही वाला है, क्योंकि FDI हमारे पास आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पास आ रहे हैं और टूरिस्ट भी, क्योंकि अब लॉकडाउन हमारे यहाँ खत्म हो चुका है तो टूरिस्ट की भी एंट्री चालू हो गई है, तो हमें डॉलर मिलने वाला है। तो इसलिए ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।